नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की चित्रकला के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, BDO और आपके क्लर्क या उत्तराखंड का जो भी जनरल सिलेबस है, वहाँ पर एक आपका सिलेबस में पॉइंट दे रखा है उत्तराखंड की चित्रकला। और यहाँ से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। आप उत्तराखंड के जो समूह के पिछले पेपर हुए हैं उनको उठा के देखिएगा, हर पेपर में आपको कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसीलिए इस टॉपिक की महत्वपूर्णता को देखते हुए मैंने टॉपिक बनाया है और अच्छा से बनाया, काफ़ी डीपली ये टॉपिक है। और मैं आशा करता हूं कि आपको इस टॉपिक से ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के लास्ट में एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिएगा, शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की चित्रकला। अगर मैं उत्तराखंड की चित्रकला के बारे में बात करूं तो चित्रकला का हम बेसिकली देखें तो प्राचीन काल से उत्तराखंड में चित्रकला के अनेक साक्ष्य मिलते रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, पहले उत्तराखंड क्षेत्र के जो सबसे प्राचीनतम नमूने मिले हैं वे आपके शैल चित्र के रूप में मिले हैं। शैल आपको पता होगा पत्थर को बोलते हैं, सिंपल सा है। तो सबसे पहले आप हमारे जो उत्तराखंड क्षेत्र के चित्र मिले हैं वो पत्थरों पर उत्कीर्ण थे। जैसे अगर हम पढ़ें प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास में तो अल्मोड़ा के लाखों गुफा हुआ, या चमोली के ग्वारखिया गांव या किमनी गांव, इन सभी स्थानों पर अनेक गुफाओं में पत्थर है, या गुफा भी तो मुख्य रूप से पत्थरों की होती थी, तो उन पर चित्र अंकित किए जाते थे। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि उत्तराखंड में चित्रकला के सबसे प्राचीनतम नमूने किस प्रकार के थे, तो शैल चित्रों के रूप में थे। अगर मैं आपको वो चीज़ बताऊँ तो वो मैंने आप पहले से पढ़ा रखा है। आप हमारी वीडियो में देखिएगा, मैंने सारे शैल चित्रों को पढ़ाया था। आपके लाखों गुफा हो, लबे थाप, हुडली, पेड़साल, किमनी, सभी को मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। आज की हम वीडियो में जो चित्रकला की बात करेंगे तो वो हम मध्यकालीन और आधुनिक काल की चित्रकला की बात करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके मौलाराम जी के चित्र रहने वाले हैं। साथ ही साथ मौलाराम जी के साथ हम बात करेंगे बैरिस्टर मुकुंद लाल जी के बारे में, क्योंकि उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है मौलाराम जी के चित्रों को उजागर करने के बारे में। साथ ही साथ कुछ अन्य चित्रकार चेतू हों, माड़कू हों, और अन्य कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कि किस किस आपके इतिहासकार ने कौन कौन से तर्क दिए हैं गढ़वाल चित्रकला को लेकर या आपकी उत्तराखंड की चित्रकला को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा उत्तराखंड में किस प्रकार से चित्रकला की शुरुआत हुई, या आधुनिक भारत में या मध्यकालीन उत्तराखंड क्षेत्र में कैसे शुरुआत हो जाती है चित्रकला की। तो एक राजा थे शाहजहां, का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने ताजमहल बनाया है। तो जब शाहजहां के काफ़ी सारे पुत्र थे, जैसे आपके दारा सिको भी उनके एक पुत्र थे, साथ ही साथ औरंगजेब का नाम आपने सुना होगा, वो भी पुत्र थे। तो जब थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं शाहजहां जी, तो उसके बाद में बात बनती है कि अगला राजा कौन बनेगा। सबसे बड़े पुत्र दारा सिको थे और उन्हें बनना चाहिए था, लेकिन उनके एक छोटे भाई थे, नाम था औरंगजेब। तो वह एक शक्तिशाली राजा थे, कट्टरपंथी राजा थे, और वो चाहता था औरंगजेब की मैं राजा बनूं। इसी बीच में दोनों के बीच में युद्ध होता है, और उस युद्ध में अगर हम बात करें तो मारे जाते हैं आपके दारा सिको। जब दारा सिको मारे जाते हैं तो उनका जो पुत्र था सुलेमान सिको, तो वह भाग आता है आपके पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि पता था औरंगजेब काफ़ी कट्टर राजा हैं और वो सुलेमान सिको को भी मार देते। तो ये अपने 17-18 साथियों के साथ भागकर आ जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, और सबसे पहले ये आते हैं उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र पर। आपको पता होगा एक गढ़वाल क्षेत्र था और कुमाऊं क्षेत्र, तो उस कुमाऊं क्षेत्र में आते हैं। अगर मैं उस समय की बात करूं तो कुमाऊं पर राजा थे बाज बहादुर चंद। अगर बाज बहादुर चंद जी के बारे में बात करें तो ये शाहजहां जी से इन्हें संरक्षण प्राप्त हो चुका था पहले ही, और इन्हें पता था मुगल शक्ति के बारे में, और ये भी जानते थे कि औरंगजेब अपने आप में बहुत कट्टरपंथी और खतरनाक राजा है। अगर मैं इसे शरण दूंगा तो मेरे साम्राज्य पर भी संकट आ पड़ते हैं, संकट आ सकते हैं। इसी कारण ये सुलेमान सिंह जी को कुछ भेंट उत्कीर्ण करते हैं और इनसे बोलते हैं कि आप हमारे साम्राज्य से चले जाइए, हमारे पास में गढ़वाल साम्राज्य है और वहाँ पर वर्तमान में राजा हैं पृथ्वीपति शाह जी। वो एक उदार हृदय के राजा हैं और शक्तिशाली भी हैं, उनकी आप शरण में जाइएगा, वे आपको सुरक्षित रख सकते हैं। इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पहली बात गढ़वाल और कुमाऊं के जो वंश थे, पवार वंश, चंद्रवंश, इन दोनों में आपस में मतभेद था। तो इन्होंने सोचा कि अगर इधर भेज दूंगा तो औरंगजेब पवार वंश पे आक्रमण करेगा और इससे बेनिफिट मुझे ही होगा। उसके बाद सुलेमान सिको जी यहाँ से
चले जाते हैं पवार वंश में और यहाँ के राजा पृथ्वीपति शाह जी इन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। एक क्वेश्चन ये बना था एग्जाम में कि किस वर्ष ये पृथ्वीपति शाह के संरक्षण में आए थे, तो 1658 ईस्वी में आए थे। उसके बाद ये यहाँ पर रहते हैं और इन्हीं के साथ दो चित्रकार आए थे और उन्हीं का नाम था श्यामदास और आपका हरदास। ये दो ऐसे चित्रकार थे, श्यामदास जी और हरदास जी, जो सुलेमान सिको के साथ आए थे। और उसके बाद में जब सुलेमान सिको इस पवार क्षेत्र से चले जाते हैं तो यह इन दोनों चित्रकारों को इसी जगह छोड़ जाते हैं, श्यामदास और आपके हरदास जी को। और यहीं से नींव पड़ जाती है उत्तराखंड क्षेत्र में, मुख्य रूप से आधुनिक उत्तराखंड क्षेत्र के चित्रकला के, या कह दूं गढ़वाल चित्रकला की नींव आपकी यहाँ से पड़ जाती है इन दोनों चित्रकारों के कारण। उसके बाद में ये दोनों चित्रकार यहाँ रहने लगते हैं और धीरे धीरे चित्रकला की शुरुआत होने लगती है आपके गढ़वाल क्षेत्र में। तो क्वेश्चन बनेगा कि गढ़वाल चित्रकला शैली की शुरुआत किन दो चित्रकारों से हुई? तुंवरदास, श्यामदास किसके साथ आए थे? सुलेमान सिको के साथ आए थे। किस राजा के कार्यकाल में आए थे? पृथ्वीपति शाह के कार्यकाल में आए थे। इसके बाद अगर हम बात करें चित्रकार हीरालाल को, तो स्पष्ट रूप से गढ़वाल शैली की जो शुरुआत मानी जाती है वह हीरालाल से मानी जाएगी। क्वेश्चन बनेगा कि गढ़वाल शैली का सूत्रपात किसे माना गया है? तो हीरालाल को। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें सबसे जो प्रसिद्ध माना गया है गढ़वाल शैली का चित्रकार, तो वह आपके मोलाराम जी को माना गया है। तो तीन तरह से क्वेश्चन बनेगा, किन के समय में नींव गिरी? तो आपके आ जाएंगे श्यामदास, हरदास, और स्पष्ट रूप से कौन सूत्रपात करता माना गया? हीरालाल। और सबसे महान या सबसे आपका कह दूं महान चित्रकार कौन माना गया गढ़वाल शैली का? मोलाराम। मोलाराम मंगत राम के पुत्र थे और इनके भी पुत्र थे आपके ज्वालाराम और शिवराम। इसके बाद में मोलाराम के बाद में जो चित्रकार आए वह इतने समृद्धशाली कह दूं क्या, इतना अच्छे कुशल नहीं होंगे, जिस कारण गढ़वाल चित्रकला धीरे 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 हमारी खराब होती चली गई थी। अब हम थोड़ा मोलाराम जी के बारे में पढ़ लेते हैं, इनके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद में हम बैरिस्टर मुकुंदलाल जी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को पढ़ेंगे, क्योंकि उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है गढ़वाल चित्रकला जो हमारी है उसको आगे बढ़ाने में। मोलाराम जी की अगर हम बात करें तो 1743 में इनका जन्म हुआ था श्रीनगर में। इनकी माता का नाम रामा देवी या रामी देवी था और इनके पिता मंगत राम थे, पुत्र ज्वालाराम, शिवराम। इनके शिष्य चेतु और माड़कू को माना गया है, जो कृष्ण भक्ति के कृष्ण जी के चित्र उन्होंने मुख्य रूप से बनाए थे। इनके गुरु राम सिंह थे। इनका उपनाम है उत्तराखंड की कला प्रतिमा। क्वेश्चन बनेगा मोलाराम का उपनाम क्या है? उत्तराखंड की कला प्रतिमा। इनके वंश का नाम था तुवर वंश और ये जाति या इनका वंशजों का जो व्यवसाय रहा होगा मुख्य रूप से कि मोलाराम के वंशजों कार्य क्या था, तो सुनार या स्वर्णकार आ जाएगा। लास्ट टाइम 28 अक्टूबर 2018 के एग्जाम में आया था कि मोलाराम के वंशज क्या करते थे, तो स्वर्णकार थे या सुनार आ जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने मनमंत पंथ को भी चलाया था। इनकी कुलदेवी चिल्लापा सागर थी। और क्वेश्चन ये बन जाता है कि किसके उपासक हैं, तो जगदम्बा काली के ये उपासक माने गए हैं। तो ये कुछ मेन फैक्ट थे मोलाराम जी के बारे में। इसके आगे भी मैं सारी जानकारी आपको दूंगा मोलाराम जी के बारे में। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य हैं जो एग्जाम में बन जाते हैं और वो अधिकांश स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता। जैसे एक हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड की चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत रखा गया। क्वेश्चन सिंपल सा बनेगा, उत्तराखंड चित्रकला को किस शैली के अंतर्गत रखा गया है? आपका पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत। उत्तराखंड चित्रकला शैली को गढ़वाल शैली और पवार शैली के नाम से भी जाना गया है। सिंपल सा है कि पवार राजवंश के अंतर्गत चली थी तो इसे पवार शैली कहा जाएगा और गढ़वाल क्षेत्र में मुख्य रूप से चली थी। गढ़वाल शैली की अगर हम बात करें तो ये पहाड़ी शैली की ही शाखा है। देखिए पहाड़ी शैली की अगर हम बात करें तो सभी पहाड़ी क्षेत्रों में आ जाएगी। जैसे आपका हिमाचल प्रदेश भी क्षेत्र पहाड़ी है, नेपाल क्षेत्र भी पहाड़ी है, और आपके असम, अरुणाचल, ये सारे पहाड़ी एरिया है। तो यहाँ की जितनी भी चित्रकला होगी पहाड़ी होगी। लेकिन गढ़वाल शैली किसकी शाखा मानी गई है? पहाड़ी चित्रकला की शाखा मानी गई है। उसके बाद में अगर हम और बात करें तो गढ़वाल शैली का स्वर्णकाल कब कहा गया? तो 1786 से 1804-5 तक के समय को गढ़वाल चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना गया है, जब तक मुख्य रूप से आपके मोलाराम जी का समय रहा होगा। उसके बाद में अगर और बात करें तो उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज बैरिस्टर मुकुंदलाल जी ने की थी 19वीं और 20वीं सदी में, जबकि ये चित्र जो हैं 16 से 17वीं सदी के माने गए हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन है, आप कहीं भी ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं कि उत्तराखंड चित्र जो थे
उनकी खोज किसने की थी? बैरिस्टर मुकुंदलाल जी ने 19वीं सदी में। और ये कब के चित्र माने गए हैं? 16वीं से 17वीं सदी। चलिए बैरिस्टर मुकुंदलाल जी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इनसे भी लास्ट टाइम क्वेश्चन बने, इनकी किताब से क्वेश्चन बना था। अगर मैं बैरिस्टर मुकुंदलाल जी के बारे में बात करूं तो चमोली के पाटली एक ग्राम है, वहाँ पर इनका जन्म 14 अक्टूबर 1885 में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना भी 85 में हुई थी। तो चमोली के पाटली नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और अगर हम इनके बात करें तो ये आपका 1913 से 1919 के मध्य इंग्लैंड भी गए थे कानून की पढ़ाई करने, और जब से इन्हें बैरिस्टर के नाम से भी जाना गया था। तो बैरिस्टर नहीं, बैरिस्टर होगा, बैरिस्टर मुकुंदलाल के नाम से इन्हें जान लिया जाता है क्योंकि इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। ऐसे भी बन सकता है कानून की पढ़ाई कहाँ की थी? इंग्लैंड जाकर। उसके बाद में अगर हम और बात करें तो इन्होंने आपका चुनाव भी लड़ा था 1926 में। इन्होंने स्वराज पार्टी जो कि 1923 में बनी थी, स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। तो 1926 में इन्होंने चुनाव लड़ा था स्वराज पार्टी से और ये चुनाव जीते भी थे। उसके बाद में इन्होंने जब राजनीति को त्याग दिया तो ये संलग्न हो गया, तल्लीन हो गए गढ़वाल चित्रकला या गढ़वाल के जो चित्र थे उन सभी को छानबीन करने में। और इन्होंने बहुत छानबीन की रिसर्च की और इनके ही प्रयासों से मोलाराम जी इतने प्रसिद्ध हुए थे और गढ़वाल चित्रकला शैली इतनी प्रसिद्ध हुई थी। तो इसके बाद में अगर हम और इनसे क्वेश्चन बनाएं तो क्वेश्चन बनेगा कि मुकुंदलाल ने मोलाराम के चित्रों को सबसे पहले दुनिया के सामने खोज कर रखा, जो कि अपनी पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। गढ़वाल पेंटिंग की अगर मैं बात करूं तो दो लेखकों की ये पेंटिंग आ जाती है। नंबर एक आपका मोलाराम जी, बैरिस्टर मुकुंदलाल चलेगा, गढ़वाल पेंटिंग। साथ ही साथ एक इतिहासकार हैं वी ओर्चर जी ने भी गढ़वाल पेंटिंग लिखी है अंग्रेजी भाषा में, और इन्होंने भी इंग्लिश में लिखी है। और ये 1969 को प्रकाशित हुई थी और इसमें ही मोलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि मिली थी मुख्य रूप से इस पुस्तक से। साथ ही साथ दो अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं मुकुंदलाल जी ने, जैसे गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग और सम नोट्स ऑफ मोलाराम। ये दोनों भी अंग्रेजी भाषा की है और ये भी एग्जाम में आई हुई है किस भाषा में ये लिखी गई थी। अगर मैं और बात कर लूँ तो डॉक्टर कटोच ने गढ़वाली चित्र शैली एक सर्वेक्षण पुस्तक को लिखा है। साथ ही साथ किशोरी लाल वैद्य ने पहाड़ी चित्रकला को लिखा है। तो इन पुस्तकों को भी आप अपने बुक में नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती हैं। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो ये सारी मैं आपको कहानी बता चुका हूँ, इसमें कुछ इतना खास है नहीं। जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी वो ही सारी इसमें कहानी है। अगर मैं मोलाराम जी की बात करूं तो मोलाराम जी चित्रकार के साथ साथ हिंदी, फारसी, संस्कृत, ब्रज भाषा के विद्वान भी थे। इन्होंने काफ़ी रचनाएं भी अपनी की हैं, दार्शनिक भी रहे हैं। तो इन्होंने मुख्य रूप से ब्रज, फारसी, संस्कृत आदि हिंदी भाषाओं में अपने लेखक लिखे हैं। मोलाराम जी की अगर हम बात करें तो 5 गढ़वाल नरेशों का इन्हें संरक्षण मिला है। सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि मोलाराम को कितने राजाओं का संरक्षण मिला था, यानी कितने राजाओं के शासनकाल में रहे थे? तो 5। सबसे पहले प्रदीप शाह की हम बात करेंगे। पवार वंश के 51वें राजा हैं। प्रदीप शाह की अगर बात करें तो ये प्रदीप शाह जी टिहरी से आपके श्रीनगर, क्योंकि मोलाराम जी श्रीनगर से थे तो इतने प्रसिद्ध थे ये चित्रकार कि प्रदीप शाह जी एक राजा होकर इनसे चित्रकला सीखने श्रीनगर आते थे। साथ ही साथ ललित शाह के शासनकाल में भी ये रहे, जयकृत शाह, प्रघुमन शाह, और साथ ही साथ पवार वंश के 55वें राजा सुदर्शन शाह जी के समय भी ये रहे थे। उसके बाद में अगर हम बात करें कि मोलाराम जी की कुल कृतियों की संख्या कितनी है तो कुल 25 संख्या मानी गई है मोलाराम की जो रचनाएं थी या कृतियाँ थी, जिसमें मोलाराम की गढ़वाल इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है गढ़राज वंश एक इनकी पुस्तक है जो ब्रज भाषा की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है। और किस भाषा में? गढ़राज वंश आपकी है ब्रज भाषा में। अन्य मोलाराम की रचनाएं हैं जैसे गढ़ी का नाटक है, मनमन सागर है, इन्होंने मनमत पंथ भी चलाया था, ऋतु वर्णन और श्रीनगर राज्य का इतिहास। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण इनकी पुस्तकें हैं। साथ ही साथ इन्होंने आपका जो कालिदास हैं, कवि कालिदास जिन्हें अभिज्ञान शाकुंतलम को संस्कृत भाषा में लिखा था, उसका हिंदी में अनुवाद भी मोलाराम जी के द्वारा किया गया। इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं जैसे चंद्रमुखी इनका प्रमुख चित्र है, जयदेववर्जी मयंक मुखी और आपका दंपत्ति जो कि प्रघुमन शाह और उनकी पत्नी
का चित्र बनाया गया था। सितार प्रिया, हिंडोला मस्तानी, वाद्य एवं घुरण, मोर प्रिया, जो कि मोलाराम का प्रथम चित्र माना गया है। साथ ही साथ उत्कंठिता नायिका, ये सारे चित्र जो थे आपके मोलाराम जी के हैं। इनमें मुख्य में याद रखना है सबसे जो है मोर प्रिय याद रखना है, जो कि आपका मोलाराम का पहला चित्र है। साथ ही साथ हमें दंपत्ति में याद रखना है कि किन राजाओं का, किस राजा और उसकी पत्नी का चित्र दंपत्ति है। तो प्रघुमन शाह जो कि खुड़बुड़ा के मैदान में वर्ष 1804 में गोरखाओं के द्वारा आपके शहीद हुए थे या मारे गए थे, कुछ भी समझ सकते हैं। अगर मैं इनकी यहाँ बात करूँ कुछ अन्य राजाओं के जो फैक्ट बन सकते हैं, तो राजा जयकृत शाह ने मोलाराम को 60 गांव और जागीर दान में दी थी और 5 रुपये प्रति माह वेतन दिया था खुश होकर। लेकिन पराक्रम शाह आते हैं और ये इनकी 60 जागीर जो मिली थी प्लस इनके वेतन को छीन लेते हैं। तो क्वेश्चन में किसने दिया था 60 गांव जागीर और 5 रुपये प्रति माह वेतन? जयकृत शाह। और किसने इसको छीन लिया था? पराक्रम शाह ने। उसके बाद में अगर हम बात करें मोलाराम चित्रकला की जो चित्रकला है वो आपके श्रीनगर में स्थित है। क्वेश्चन बनेगा मोलाराम चित्रशाला कहाँ है? तो श्रीनगर पौड़ी में आ जाएगी। और अगर हम बात करें मोलाराम ने राम भक्ति का पाठ, राम जी के भक्त भी बताए जाते हैं और उनकी भक्ति का पाठ भी ये करते थे, ऐसा सुनने में आता है। तो किससे सीखा था? तो अपनी माँ रमा देवी से इन्होंने सीखा था। मोलाराम चंडी माता और राज राजेश्वरी माता के परम उपासक थे, जिसे चंडी माता हम जगदम्बा काली भी ने बोल सकते हैं। अगर बात करें राजा राजेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? ये राज राजेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में। राज राजेश्वरी मेला कहाँ लगता है? टिहरी में। और राज राजेश्वरी मंदिर कहाँ पर है आपका? पौड़ी गढ़वाल में आ जाता है। ऐसे तो बहुत कन्फ्यूजन वाले। उत्तराखंड की हम बात करें तो कन्फ्यूजन या विवादों का शहर कह दें या राज्य कह दें, इतना कन्फ्यूजन बना हुआ है, एक नाम की 50 चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और हमारे जो छात्र हैं या कुछ कोई भी हो, सब कन्फ्यूजन होती है कि शिव गुफा कहाँ पर है, शंकर गुफा कहाँ पर है, शिव मेला कहाँ लगता है, शिव मंदिर कहाँ पर है, शिव घाट कहाँ पर है। तो इतना कन्फ्यूजन बना हुआ है, लेकिन हमें वहाँ उसको इतना नहीं देखना। जो मुख्य मुख्य हमारे हैं फैक्ट, सिलेबस को देख लें, उसके अनुसार पढ़ें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो मोलाराम के चित्र तो वैसे बहुत जगह आज भी सुरक्षित हैं, लेकिन उसमें भी मुख्य आपका बोस्टन म्यूजियम आ जाएगा, जो कि ब्रिटेन संग्रहालय में है आपका बोस्टन म्यूजियम। तो वहाँ पे कुछ संरक्षित हैं, दिल्ली में भी हैं या आपके और अन्य टिहरी श्रीनगर बहुत जगह हैं, लेकिन इंग्लैंड में मुख्य रूप से चलेंगे जो विदेशी लेवल पर आएंगे। मोलाराम के जो बात प्रसिद्ध चित्रकार है चेतू माड़को हैं, जो उनके शिष्य भी रहे थे। उसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट है, गढ़वाल नरेशों के दरबार में जो चित्रकार थे उनके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? तस्वीरदार। तस्वीरदार शब्द का प्रयोग किया जाता था गढ़वाल के समय में जो चित्रकार थे, गढ़वाल नरेशों के समय में जो चित्रकार थे। उसके बाद में इसी प्रकार से एक फेमस चित्र है जो चेतू जी का है, जो कि 13 चित्रों की एक चित्रमाला, यानी कि 13 चित्र उसमें संलग्न है। जैसे कि जिस प्रकार से माला होती है, ऐसे ही 13 चित्र एक डोर में बंधे हुए हैं। और ये रुक्मणी हरण के नाम से जाना गया है, जो कि कृष्ण जी से संबंधित है। तो ये चेतू जी का चित्र था। साथ ही साथ प्रसिद्ध रंगीन चित्र आँख मिचोली किसकी है? माड़को की है। उसी के साथ मोलाराम ने दारबीण कर्ण के नाम से किसे पुकारा था? तो रणजीत या रणजोत थापा, जो कि नेपाल नरेश रहे हैं, तो इन्हें कहा था। साथ ही साथ अन्य एक कुछ फैक्ट हैं, जैसी एक राइटर हैं आपके जेसी फ्रेंच जी, तो इन्होंने अपनी पुस्तक हिमालय आर्ट में मोलाराम के चित्रों का वर्णन किया है। उस क्वेश्चन बन सकता है कि हिमालय आर्ट किसकी पुस्तक है? जेसी फ्रेंच की। और इसी प्रकार से कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तो इतने इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी जो मेन था हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना, क्योंकि हमने आपको पता होगा अपने चैनल के माध्यम से 10 जनवरी से पेड कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसकी जल्दी क्लोज होने वाली है डेट, तो आप जल्दी हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिलेबस भी जल्द ही पूरा कराना है। तो ये डेमो है। साथ ही साथ अभी मैंने आज ही के दिन कुछ समय पहले एक बीरचंद और खसराज के ऊपर वीडियो बनाई थी। साथ ही साथ मैंने चंपावत जिले के भी वीडियो बनाई है, तो आप उन्हें भी देखिएगा। उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।